आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लोज नंबर 77 से करना शुरू करेंगे। इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स के बारे में, पूछताछ और शिकायतों के बारे में। क्लोज नंबर 77 में आता है सजेशन एंड कंप्लेंट्स बुक के बारे में, सुझाव और शिकायत पुस्तिका के बारे में। A book for recording suggestions and complaints is available at all post offices. सुझावों या शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक पुस्तक आपको सभी डाकघरों में उपलब्ध होगी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। और कब उपलब्ध होगी? कार्यालय के वर्किंग आवर्स या काम काज के घंटों के दौरान। तो सभी डाकघरों में ये उपलब्ध होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सजेशन और कंप्लेंट बुक कहाँ पर उपलब्ध होती है? सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है। और कब उपलब्ध होती है? कार्यालय के काम काज के घंटों के दौरान। क्लोज नंबर 78 है अथॉरिटी टू हुम कंप्लेंट्स शुड बी एड्रेस्ड। प्राधिकरण जिससे शिकायतें संबोधित की जानी चाहिए। आपने कोई भी कंप्लेंट देनी है, आप किसको भेजेंगे? All complaints should be addressed to the local superintendent of post offices. सभी शिकायतें डाकघर के स्थानीय अधीक्षक को संबोधित की जानी चाहिए। जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो किसको संबोधित की जाएंगी? डाकघर अधीक्षक को संबोधित की जाएंगी। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस। लेकिन फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस के मामले में पोस्ट मास्टर इंचार्ज ऑफ विच इज कम्पिटेंट to attend to any complaint relating to his office। तो जो भी आपकी शिकायतें होंगी वो आपने किसको संबोधित करनी है? लोकल सुपरिटेंडेंट को संबोधित करनी है। लेकिन फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के मामले में जो भी शिकायत फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस से संबंधित होगी वो आपने उस कार्यालय के पोस्ट मास्टर को संबोधित करनी है, क्योंकि वहाँ का जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होता है उन शिकायतों का निपटान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है। तो कोई भी शिकायत होगी आपने डाकघर अधीक्षक को भेजनी है, संबोधित करनी है। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई कोई शिकायत है तो आपने फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को संबोधित करनी है, क्योंकि वो अपने कार्यालय से जुड़ी हुई शिकायतों के मामले में उनका निपटान करने के लिए सक्षम अधिकारी होता है। क्लोज नंबर 79 है ट्रांसमिशन ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स, सार्वजनिक शिकायतों का प्रसारण। बोनाफाइड कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सर्विस इंक्लूडिंग रिमाइंडर्स टू प्रीवियस कंप्लेंट्स एड्रेस्ड टू एनी ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस। कोई भी शिकायत जब भी आप भेजेंगे, शिकायत कैसी होनी चाहिए? बोनाफाइड कंप्लेंट होनी चाहिए। तो कोई भी आपकी बोनाफाइड कंप्लेंट किसी भी सर्विस के विरुद्ध या फिर आपने पहले कोई कंप्लेंट की है उस कंप्लेंट से संबंधित कोई रिमाइंडर जब भी आप डाकघर के किसी भी अधिकारी को भेजते हैं, संबोधित करते हैं, विल बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन फ्री ऑफ चार्ज। तो इस तरह की शिकायत को प्रसारित करने के लिए उसे बिना किसी शुल्क के स्वीकार कर लिया जाता है। इफ टेंडर्ड ओपन और इन एन ओपन कवर एट एनी पोस्ट ऑफिस। लेकिन अगर इस शिकायत को आप खुले में या खुले कवर में डाकघर में प्रस्तुत करते हैं, तो जब भी आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ऑफिसर को कोई भी शिकायत संबोधित करेंगे और वो शिकायत कैसी है? बोनाफाइड कंप्लेंट है किसी भी सर्विस के खिलाफ, या फिर आपने पहले कोई कंप्लेंट दी है उस कंप्लेंट के बारे में कोई रिमाइंडर आप भेज रहे हैं, अगर आप इसको डाकघर में खुले कवर में या खुले में प्रस्तुत करते हैं तो इसको प्रसारण के लिए फ्री ऑफ चार्ज एक्सेप्ट किया जाएगा। Complaints relating to a value payable article should be tendered at the post office where the VP article was posted and must be accompanied by the prescribed inquiry fees। जहाँ पे शिकायत किसी भी VP आर्टिकल से जुड़ी हुई है, आपने वो शिकायत उस डाकघर में प्रस्तुत करनी है जिस डाकघर से VP आर्टिकल को पोस्ट किया गया था, और इसके साथ आपको निर्धारित इंक्वायरी फीस या फिर जांच शुल्क का
भुगतान भी करना होगा। तो वीपी आर्टिकल से जुड़ी हुई शिकायत आपने कहाँ पे प्रस्तुत करनी है? उस कार्यालय में, उस डाकघर में प्रस्तुत करनी है जहाँ से वीपी आर्टिकल को पोस्ट किया गया था, और साथ में जो भी इंक्वायरी फीस है वो भी देनी होगी। कंप्लेंट्स सेंट बाई पोस्ट मस्ट बी प्रीपेड विद पोस्टेज। डाक के माध्यम से जो भी शिकायतें भेजी जाएंगी वो पूरी तरह से डाक शुल्क के साथ प्रीपेड होनी चाहिए। अगर फ्री ऑफ चार्ज उनको ट्रांसमिशन नहीं दिया जाना है तो वो क्या होनी चाहिए? डाक शुल्क के साथ पूरी तरह से प्रीपेड होनी चाहिए। अनपेड और इनसफिशेंटली प्रीपेड कम्युनिकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। शिकायतों के बारे में इनसफिशेंटली प्रीपेड, आधा अधूरा भुगतान किया हुआ या अवैतनिक प्रसारण या पत्राचार एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो पब्लिक कंप्लेंट्स होती हैं कैसे उनको ट्रांसमिशन दिया जाता है? तो जब भी क्या होता है, कोई भी बोनाफाइड कंप्लेंट किसी भी सर्विस के खिलाफ भेजी जाती है या फिर पहले कंप्लेंट आपने की हुई है उसके संबंध में आपने कोई रिमाइंडर भेजना है, तो जब भी ये चीज़ें किसी पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर को भेजी जाती हैं तो इनको बिना किसी शुल्क के स्वीकार कर लिया जाता है प्रेषित करने के लिए। लेकिन शर्त क्या है? इनको पोस्ट ऑफिस में खुले में या खुले कवर में प्रस्तुत किया जाए। जब भी किसी वीपी आर्टिकल के बारे में आप कंप्लेंट करते हैं तो आपने कंप्लेंट उस डाकघर में प्रस्तुत करनी होती है जहां से वीपी आर्टिकल को पोस्ट किया गया था, या और इसके साथ आपको निर्धारित इंक्वायरी फीस या जांच शुल्क भी देना होगा। जब भी आपने कंप्लेंट कोई भी भेजनी है तो वो डाक शुल्क के साथ पूरी तरह से प्रीपेड होनी चाहिए। अनपेड या इनसफिशेंटली प्रीपेड कम्युनिकेशन किसी भी कंप्लेंट से जुड़ा हुआ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लोज नंबर 80 है सर्कल कंप्लेंट्स ऑफिसर, सर्किल शिकायत अधिकारी। अ सर्कल कंप्लेंट्स ऑफिसर विजिलेंस ऑफिसर इज अटैच्ड टू द हेडक्वार्टर ऑफ ईच सर्कल टू एंश्योर प्रॉपर अटेंशन एंड एक्सपीडाइट द डिस्पोजल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। प्रत्येक सर्कल के हेडक्वार्टर या मुख्यालय से एक सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर जुड़ा होता है जिसको हम विजिलेंस ऑफिसर कहते हैं। कि किसके साथ जुड़ा होता है? प्रत्येक सर्कल के हेडक्वार्टर के साथ एक सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर जुड़ा होता है जिसे विजिलेंस ऑफिसर कहते हैं। और ये क्या करता है? टू एंश्योर प्रॉपर अटेंशन टू, ये जो है जनता की शिकायतों पर सही ढंग से ध्यान देता है और जनता की शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करने का काम करता है। He may be referred if any complaint is delayed or the reply received is unsatisfactory। तो सबसे पहले जब भी कोई शिकायत भेजी जाएगी आपने लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को भेजनी है, लेकिन आपकी शिकायत जो भेजी गई है उसमें देरी हो रही है या फिर जो भी आपको उसका रिप्लाई मिलता है वो आपको अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है, संतोषजनक नहीं लगता है, तो आपने कंप्लेंट फिर सर्किल कंप्लेंट ऑफिसर यानी कि विजिलेंस ऑफिसर को भेज देनी है। क्लोज नंबर 81 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ कंप्लेंट्स। शिकायतों के लिए अवधि क्या रहती है? कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू मनी ऑर्डर्स। अब मान लीजिए मनी ऑर्डर से संबंधित आपकी कोई शिकायत है। 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर और बुकिंग ऑफ वीपी आर्टिकल। मनी ऑर्डर जारी करने या फिर बीपी ले की बुकिंग की तारीख से 12 महीने। जब भी आप मनी ऑर्डर जारी करते हैं या वैल्यू पेएबल आर्टिकल की बुकिंग करते हैं और आपकी शिकायत उस वैल्यू पेएबल आर्टिकल के मनी ऑर्डर यानी कि वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में शिकायत करने का जो समय है वो मनी ऑर्डर जारी होने या वीपी आर्टिकल की बुकिंग की तारीख से 12 महीने पहले है। 12 महीने पूरे होने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लेंट करनी होगी। 2 years इन केस मनी ऑर्डर इशूड एट फील्ड पोस्ट ऑफिस। अगर फील्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कोई मनी ऑर्डर जारी हुआ है उसके बारे में शिकायत करने की अवधि कितनी है? 2 वर्ष है। 12 months in case of family allotment money order remitted on behalf of seamen working in Indian merchant ships। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों में काम करने वाले नाविकों की ओर से जो फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर भेजे जाते हैं उनके बारे में शिकायत करने की अवधि भी 12 महीने की होगी।
Complaints relating to loss or damage to a registered or insured article where a claim for compensation is made. किसी भी पंजीकृत या बीमित वस्तु के नुकसान या क्षति से संबंधित अगर कोई शिकायत है जहां पर आप कंपनसेशन या मुआवजे के लिए क्लेम कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो कंप्लेंट देनी होगी 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के पहले पहले देनी होगी। तो किसी भी रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल के डैमेज या लॉस के बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हैं, जहां पे आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं या किसके लिए क्लेम कर रहे हैं, मुआवजे के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो आर्टिकल की पोस्टिंग से 3 महीने के पहले आपको उसके बारे में शिकायत करनी होगी। अदर कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू इंलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित जो अन्य शिकायतें होती हैं 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इंसिडेंट, घटना की तारीख से 6 महीने के पहले आपको उसके बारे में कंप्लेंट करनी होगी। मिसकैरेज और लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर के मिसकैरेज, विफलता के मामले में, हानि या नष्ट होने के मामले में 12 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ इशू, जिस महीने में पोस्टल ऑर्डर्स को जारी किया गया था उस महीने के लास्ट से 12 महीने के पहले। जैसे कि इसको मान लीजिए 15 मार्च को जारी किया गया था, तो मार्च महीने के एंड से गिने जाएंगे 12 महीने, उससे पहले आपको इनके बारे में शिकायत करनी होगी। किसके बारे में? पोस्टल ऑर्डर के मिसकैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन के बारे में। क्लोज नंबर 82 है पर्टिकुलर्स टू बी गिवन इन कंप्लेंट्स, शिकायतों में दिए जाने वाले विवरण। जब भी आप किसी भी आर्टिकल के बारे में कोई भी शिकायत दर्ज करवाएंगे, इसमें आपको कुछ एक चीज़ें बतानी होती हैं, जैसे कि The complaint should be accompanied by the documents and information furnished as indicated below in the case of following types of complaints। अब शिकायतें भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसी शिकायत उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट यानी कि उस शिकायत या उस आर्टिकल से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट और साथ में कोई जानकारी आपको देनी होगी। जैसे कि सबसे पहले रिलेटिंग टू एन आर्टिकल फॉर विच रिसिप्ट इज इशूड बाय ए पोस्ट ऑफिस, जब भी आपने आर्टिकल की बुकिंग की और उस आर्टिकल के लिए डाकघर के द्वारा अगर आपको एक रसीद जारी की हो, तो आपने उस आर्टिकल के बारे में अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो आपको उस रसीद की कॉपी भी साथ में देनी होगी। तो एक ऐसा मामला है, रजिस्टर्ड आर्टिकल की बात कर सकते हैं कि जैसे आप रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग करते हैं पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको एक रसीद दी जाती है। वो रसीद अगर आपने उस आर्टिकल के बारे में शिकायत करनी है तो उस रसीद की एक कॉपी भी आपको शिकायत के साथ देनी होगी। लॉस ऑफ और डिले टू अनरजिस्टर्ड मेल, अब अपंजीकृत डाक है उसको कोई हानि हो जाती है या उसके पहुंचने में कोई विलंब होता है, तब कौन कौन सी चीज़ें आपने बतानी होती हैं। टाइम एंड डेट ऑफ पोस्टिंग, आर्टिकल को पोस्ट करने की डेट क्या थी और किस समय उसको पोस्ट किया गया था। लेटर बॉक्स वेयर आर्टिकल वाज पोस्टेड, फिर आपने किस लेटर बॉक्स के माध्यम से आर्टिकल को पोस्ट किया था। फुल एड्रेस ऑन आर्टिकल, लेख के ऊपर आपने पूरा पता क्या लिखा हुआ था और किस व्यक्ति ने उस आर्टिकल को पोस्ट किया था। तो अगर आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बात करें या ऐसे आर्टिकल्स की बात करें जिनके लिए पोस्ट ऑफिस आपको एक रिसिप्ट देता है, तो आपने शिकायत के साथ उस रिसिप्ट की एक कॉपी लगानी है। अनरजिस्टर्ड डाक के लिए कंप्लेंट करते समय आर्टिकल को कब और किस समय पोस्ट किया गया था वो चीज़ आपको बतानी है। फिर कौन से लेटर बॉक्स के माध्यम से आपने आर्टिकल को पोस्ट किया था, उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा हुआ था और किस व्यक्ति ने उसे पोस्ट किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। इन केस ऑफ डिले, अगर आपको लगता है आपके आर्टिकल के पहुंचने में देरी हुई है, डिले हुआ है, रैपर ऑफ द कवर, तो आपको कंप्लेंट के साथ उस आर्टिकल का रैपर भी देना होगा, रैपर या फिर कवर देना होगा। लॉस ऑफ कंटेंट, अगर आप इस बारे में शिकायत कर रहे हैं कि आपने जो आर्टिकल भेजा था उसकी सामग्री को कोई नुकसान हुआ है। पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग कंटेंट अलोंग विद रैपर और कवर, अगर आपकी ये शिकायत है कि जो आपने सामग्री भेजी थी उसको नुकसान हुआ है, तो क्या क्या आपको बताना पड़ेगा।
पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग कंटेंट कि आपकी कौन सी सामग्री उस आर्टिकल में से गायब है, साथ में उस आर्टिकल का रैपर या कवर भी आपको प्रस्तुत करना होगा। ओवर चार्जेस, अगर आपको शिकायत है कि किसी भी आर्टिकल के बारे में आपसे ज़्यादा चार्जेस लिए गए हैं, फिर वो जैसे ड्यू आर्टिकल भेजा गया तो उसके लिए जो पोस्ट ऑफिस ने चार्जेस रिकवर करने थे वो आपसे ज़्यादा रिकवर किए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, रैपर और कवर वेयर पॉसिबल, तो आपको उस आर्टिकल का रैपर या कवर जहाँ तक संभव हो वो देना होगा। द आर्टिकल शुड बी ओपनड बिफोर पोस्ट मास्टर, और इस तरह का आर्टिकल जिसके ऊपर आप ओवर चार्जेस के बारे में शिकायत करते हैं उसको पोस्ट मास्टर के समक्ष सामने खोला जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के बारे में कोई शिकायत है तो अकाउंट नंबर और जहाँ पे अकाउंट ओपन किया है, लॉस और मिसकैरेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर के लॉस, मिसकैरेज या डिस्ट्रक्शन के बारे में, पोस्टल ऑर्डर का काउंटर फॉइल, उसका सीरियल नंबर क्या था, ऑफिस ऑफ परचेज कौन था और कौन सी डेट को आपने उसको परचेज किया था, ये सारी चीज़ें या सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं नोट्स फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, सार्वजनिक सूचना के लिए नोट्स। क्लोज नंबर 83 है पोस्ट ऑफिस मोनोपोली इन कन्वेंस ऑफ लेटर्स। अब नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया है उसके बारे में भी हम करेंगे, लेकिन पुराने पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार भी हमें करना है। पोस्ट ऑफिस मोनोपोली इन कन्वेंस ऑफ लेटर्स, पत्रों के संप्रेषण में पोस्ट ऑफिस का एकाधिकार। अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाकघर अधिनियम के अंतर्गत, द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग ऑल लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, डाक के माध्यम से जितने भी पत्र या पोस्ट कार्ड होते हैं उनको कैरी करने का अधिकार। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज क्या हो जाएगा, भारत के भीतर जो भी आपने पत्र या पोस्ट कार्ड कैरी करने हैं उनको ले जाने का जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, along with incidental services of collecting, delivering etc. is reserved to the central government and is exercised through the post office। तो भारत के भीतर पत्रों या पोस्ट कार्ड को वहन करने का या कैरी करने का जो विशेषाधिकार है, साथ में जो इंसिडेंटल सर्विसेज होती हैं जैसे इनको इकट्ठा करना या इनका वितरण करना, ये सारी चीज़ें किसके पास आरक्षित हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरक्षित हैं। और किसके माध्यम से इनको उपयोग किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इनका उपयोग किया जाता है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार, पोस्ट ऑफिस एक्ट या डाकघर अधिनियम के अनुसार क्या है कि डाक के माध्यम से पत्रों या पोस्ट कार्डों को कैरी करने का विशेषाधिकार, इसके अलावा इनको एकत्र करने या इनको वितरित करने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आरक्षित है और इसको डाकघर के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। The collection of letters and postcards for the purpose of sending them otherwise than by post is also prohibited। तो इसलिए डाक द्वारा भेजने के उद्देश्य से आप पत्र या पोस्ट कार्ड को इकट्ठा भी नहीं करेंगे, इसको प्रोहिबिट मानना चाहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 84 है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की कानूनी जिम्मेदारी। इंडियन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस, भारतीय डाकघर को कानून द्वारा सभी जिम्मेदारियों से निम्नलिखित के लिए छूट दी गई है। लॉस, मिस डिलीवरी, डिले, डैमेज टू पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, अगर डाक के माध्यम से प्रेषण के दौरान किसी भी डाक वस्तु को कोई नुकसान होता है, उसका अगर गलत वितरण हो जाता है, अगर उसके पहुंचने में देरी होती है या उसको कोई क्षति हो जाती है, इस चीज़ के लिए भारतीय डाकघर को कानूनी तौर पर सभी जिम्मेदारियों से छूट प्राप्त है। रॉन्ग पेमेंट और डिले इन पेमेंट बाई फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनी ऑर्डर इशूड इन इंडिया, भारत में जारी किए गए मनी ऑर्डर का अगर विदेशी डाक प्रशासन द्वारा गलत भुगतान कर दिया जाता है या भुगतान में देरी होती है, तो इस चीज़ के लिए भी भारतीय डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्लोज नंबर आपके पास 85 है सीक्रेसी।
All postal officials are forbidden under pain of dismissal for making public any information coming to their knowledge in the course of their official duties. अगर किसी भी पोस्टल ऑफिशियल को, किसी भी डाकघर के अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, वो जानकारी लोगों को नहीं बताएगा, सार्वजनिक उस जानकारी को नहीं करेगा, नहीं तो उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है। क्लोज नंबर 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइसेंस फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। डाक टिकटों की बिक्री के लिए लाइसेंस। The sale or distribution of postage stamps or dealing in any other manner in postage stamps except under the terms and conditions of a license issued by or on behalf of central government is prohibited. जैसे हमने पहले भी किया था स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैम्प्स के बारे में, फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में, सेम उसी तरह से आप डाक टिकटों को अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते या उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्या आप डाक टिकटों को ना तो बेच सकते हैं, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ना ही किसी अन्य तरीके से डाक टिकटों का कोई लेन देन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा करने का लाइसेंस है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐसा लाइसेंस मिलता है तो ये किया जा सकता है। दिस प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई टू सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स बाई, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थान हैं या कुछ ऐसे भी आपके पास कह सकते हैं एजेंसीज हैं जिनको डाक टिकट बेचने के लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर कोई भी अन्य व्यक्ति डाक टिकट बेचना चाहता है या उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है तो इसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किया हुआ, तभी वो डाक टिकटों में कोई भी लेन देन कर सकेंगे, अन्यथा इसको प्रोहिबिट माना जाएगा, निषिद्ध माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी फ्लैटलिक एजेंसी है, डाक टिकट एजेंसी है, और वो डाक टिकट बेचती है तो उसको लाइसेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उसके द्वारा डाक टिकट बेचे जा सकते हैं। हॉस्पिटल, सैनिटोरियम और अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन, कोई भी हॉस्पिटल है, सैनिटोरियम है या इसी तरह का कोई और संस्थान है, अगर वो डाक टिकटों को बेचता है तो उसको भी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो ऐसा कर सकते हैं। एन इंस्टीट्यूट फॉर द रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, रक्षा सेवाओं के कर्मियों के मनोरंजन के लिए अगर कोई संस्थान है तो उसको भी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो डाक टिकटों को अगर आपने बेचना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या किसी भी तरह से डाक टिकटों के लेन देन से आप जुड़े हुए हैं तो इसके लिए आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जारी किया हुआ एक लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज डाक टिकटों को बेचना प्रोहिबिट माना जाएगा। लेकिन जब भी कोई फ्लैटलिक एजेंसी, कोई हॉस्पिटल, सैनिटोरियम, इसी तरह का इंस्टीट्यूशन या फिर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के मनोरंजन के लिए कोई संस्थान है तो इनके द्वारा डाक टिकट बेचे जा सकते हैं, इनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंसेस टू सेल पोस्टेज स्टैम्प्स, अगर आपको डाक टिकट बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसका आवेदन आप कहाँ करेंगे? शुड बी एड्रेस्ड टू दी लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो स्थानीय डाकघर अधीक्षक के पास आप इस आवेदन को जमा कर सकते हैं। क्लोज नंबर 87 है नॉन एक्सचेंज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकटों और लेखन सामग्री का आदान प्रदान ना करना। The post office will not normally refund the value of unused items of postage stamps or stationery or exchange them for other denominations or kind of stamps or stationery. डाकघर आम तौर पर टिकटों या स्टेशनरी की अप्रयुक्त वस्तुओं का मूल्य वापस नहीं करेगा और ना ही उनको अन्य मूल्य वर्ग या टिकटों या स्टेशनरी के साथ उनका आदान प्रदान नहीं करेगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आते हैं और 5 रुपये के डाक टिकट खरीदते हैं, आप उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं और आप चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में आप उनको वापस कर दें और उनकी जो भी राशि है वो आप वापस ले लें, तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता है। तो डाकघर डाक टिकट या स्टेशनरी जो आपको एक बार बेच देगा उसको वापस नहीं लेगा और उसके बदले में आपको वैल्यू रिफंड उनकी नहीं की जाएगी और ना ही उनको किसी और डिनोमिनेशन की स्टैम्प्स या स्टेशनरी के साथ एक्सचेंज किया जाता है कि जैसे आपने 5 रुपये की डाक टिकट ले ली, आप उसका यूज़ नहीं कर पाए, आप पोस्ट ऑफिस में आकर ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे इसके बदले 1-1 रुपये की 5 डाक टिकट दे दो या फिर 5 रुपये का मुझे एनवल्प दे दो, ऐसा नहीं होता है। जो आपने एक बार जो भी टिकटें ले ली हैं या स्टेशनरी ले ली है उसको किसी दूसरे और डिनोमिनेशन के डाक टिकटों या स्टेशनरी के साथ एक्सचेंज नहीं किया जाएगा।
क्लोज नंबर 88 है, इसको करने का अब ज़्यादा फायदा नहीं है लेकिन फिर भी आपने पढ़ना है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल कॉइन्स, छोटे सिक्कों को स्वीकृत करना। अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट, coins other than a rupee coin and 50 पैसे coin are only legal tender in payment of any sum which is not exceeding 1 rupees। भारतीय सिक्का अधिनियम के तहत 1 रुपए के सिक्के या 50 पैसे के सिक्के के अलावा अन्य सिक्के केवल 1 रुपए से अधिक नहीं होने वाली किसी भी राशि के भुगतान के लिए वैध मुद्राएं। अभी तो वैसे भी 1 रुपए से कम जो वैल्यू के सिक्के हैं उनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए क्या बोला गया है कि मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में चार्जेस देने हैं और चार्जेस आपने 1 रुपए से कम देने हैं। 1 रुपए से कम चार्जेस जो देने हैं सिर्फ उसी के लिए 50 पैसे के सिक्के या 1 रुपए के सिक्के के अलावा जो और सिक्के होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से दी जाने वाली राशि 1 रुपए से कम होगी, क्योंकि अब पहले जो है वो 25 पैसे का सिक्का भी होता था, 10 पैसे का भी होता था, 5 पैसे का भी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आपने डाकघर में जो राशि देनी है वो 1 रुपए से कम है, तो 1 रुपए से कम राशि का भुगतान करने के लिए आप 50 पैसे या 1 रुपए के सिक्के के अलावा अन्य जो छोटे सिक्के होते थे उनका यूज़ कर सकते थे। अगर वैल्यू 1 रुपए से ज़्यादा होगी तो फिर ऐसे छोटे सिक्के जो 50 पैसे या 1 रुपए से कम की वैल्यू के हैं उनका यूज़ नहीं किया जाएगा। The public cannot therefore insist on post office receiving such small coins for more than 1 rupees। तो इसीलिए जनता डाक घर को ऐसा करने के लिए नहीं बोल सकती कि अगर 1 रुपए से ज़्यादा की राशि रिकवर करनी है, 1 रुपए से ज़्यादा राशि का भुगतान आपने पोस्ट ऑफिस में करना है तो आप 1 रुपए या 50 पैसे के सिक्कों से कम वैल्यू के सिक्कों का उपयोग करने के लिए या वो स्वीकार करने के लिए पोस्ट ऑफिस को नहीं बोल सकते। However, under टू एवलाइज द पब्लिक एज फार एज पॉसिबल, लेकिन जहाँ तक होगा आप जनता की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आप जनता की सुविधा के लिए ऐसे सिक्कों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पोस्ट ऑफिस को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। तो 1 रुपए से कम वैल्यू की अगर कोई भी आपने राशि का भुगतान करना है तो उसके लिए आप 50 पैसे या 1 रुपए से कम वैल्यू के सिक्कों का यूज़ कर सकते हैं। अगर राशि जो आपने पोस्ट ऑफिस में देनी है वो 1 रुपए से ज़्यादा है तो आप इस तरह के सिक्के जो 50 पैसे या 1 रुपए से कम वैल्यू के हैं उनको लेने के लिए पोस्ट ऑफिस को नहीं बोल सकते। लेकिन जहाँ तक होगा पोस्ट ऑफिस के अधिकारी जनता को उपकृत करने का प्रयास करेंगे, यानी कि वो ऐसे सिक्के स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डाकघर को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्लोज नंबर 89 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति को संबोधित डाक वस्तु, ऐसी डाक वस्तु जिसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी हो। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, मृत व्यक्ति को संबोधित डाक वस्तु को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? अनक्लेम्ड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है, लावारिस लेख की तरह ट्रीट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई डाक वस्तु जो ऐसे व्यक्ति के लिए भेजी गई है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इसको अनक्लेम्ड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। Postmaster is authorized to use his discretion in delivering such articles to any near relative of deceased who may have applied for them। लेकिन यहाँ पर पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। कैसा इस्तेमाल कर सकता है? ऐसे आर्टिकल जो किसी मृत व्यक्ति को भेजे गए हैं उन लेखों का मृतक के निकट संबंधी को वितरण कर सकता है और उनका वितरण करने में वो अपने डिस्क्रिशन या विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन किस मामले में कर सकता है? अगर आर्टिकल इंश्योर्ड आर्टिकल ना हो, अगर आर्टिकल बीमित लेख ना हो। तो जब भी कोई आर्टिकल किसी मृत व्यक्ति को संबोधित किया गया होगा उसको लावारिस लेख की तरह ट्रीट किया जाएगा और इस तरह के लेखों के वितरण में पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो वितरण के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल तभी करेगा जब आर्टिकल बीमित आर्टिकल ना हो। कंटेन एनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, उस आर्टिकल में कोई भी मूल्यवान
संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तभी वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा उनके वितरण के लिए। नो डाउट एज टाइटल ऑफ द एप्लीकेंट टू रिसीव सच आर्टिकल, और इस तरह का लेख प्राप्त करने के लिए आवेदक के अधिकार पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई संदेह या ऐसा कोई डाउट ना हो कि आप इस आर्टिकल को आवेदनकर्ता को दें या ना दें। अगर ऐसा कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल डाउट फ्री हैं, तो आप ऐसा आर्टिकल वितरित कर सकते हैं। नो काउंटर क्लेमेंट और लाइकलीहुड ऑफ डिस्प्यूट, उस आर्टिकल का कोई दावेदार ना हो। अब प्रति दावेदार का क्या अर्थ हो जाएगा? एक आर्टिकल है, एक मृतक व्यक्ति के लिए आया है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए 2 व्यक्तियों ने आवेदन कर दिया है, तो इस तरह का कोई प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए, या वहां पर कोई भी लड़ाई झगड़े या विवाद की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस हैं, आर्टिकल वो इंश्योर्ड नहीं है, उसमें कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं है, और उस आर्टिकल को प्राप्त करने के बारे में आवेदनकर्ता के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, या उसके अधिकार के ऊपर कोई डाउट नहीं है, और वहां पे कोई प्रति दावेदार नहीं है, ना ही लड़ाई झगड़े की कोई संभावना है, तो पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल उस आर्टिकल की डिलीवरी में कर सकता है। किसको कर सकता है? वो किसको ये वितरण दे सकता है? उस मृतक के निकट संबंधी को, जिसने उस डाक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया होगा। In all other cases, application in respect of such articles should be addressed to the head of circle concern, और अन्य सभी मामलों में ऐसे लेख जो है उनके बारे में आवेदन किसके पास भेजा जाएगा? संबंधित हेड ऑफ सर्कल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 90, लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स। कुछ डाक वस्तुओं को रोकने का दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन केसेस वेयर ट्रांसमिशन और डिलीवरी ऑफ लेटर्स वुड बी डिलेड बाय डिस्पैच और डिलीवरी एट सेम टाइम ऑफ बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट एंड पार्सल नोट अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ऐसे मामले जहां पर आपके पास एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि अगर आप बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट या पार्सल का वितरण या प्रेषण करेंगे, तो इसकी वजह से आपके पास जो पत्र हैं उनके वितरण या प्रेषण में देरी हो जाएगी। या कभी अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपके पास बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट या पार्सल का अगर आप वितरण या प्रेषण करते हैं, तो इस वजह से पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो जाएगी, देन आप क्या कर सकते हैं? देन सच आर्टिकल्स मे बी हेल्ड बैक इन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 डे। तो ऐसे मामले में आप इस तरह के आर्टिकल्स को, यानी कि बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट या पार्सल को अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में रोक कर रख सकते हैं। तो कभी भी ऐसी कंडीशन अगर बन जाती है कि आप अगर बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट या पार्सल का वितरण या प्रेषण करते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास जो लेटर हैं उनके वितरण या प्रेषण में देरी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट या पार्सल को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रख सकते हैं। पहले आप लेटर्स का निपटान करेंगे। दीज आर्टिकल्स नॉट पार्सल्स। अब यही सेम आर्टिकल, कौन से? बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट, लेकिन पार्सल नहीं। मे आल्सो हेल्ड ओवर टिल नेक्स्ट डिलीवरी इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी। तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसे डाक लेखों को आप ऑफिस ऑफ डिलीवरी में भी अगले वितरण तक रोक कर रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे आपके पास वितरित या प्रेषित करने के लिए 2 तरह के आर्टिकल्स हैं। पहली तरह के आर्टिकल में आपके पास क्या आ गया? बुक पैटर्न या फिर सैंपल पैकेट या फिर पार्सल आ गया। ये पहले इस तरह के आर्टिकल हैं। और दूसरी साइड आपके पास क्या है? लेटर हैं। अगर आप इन आर्टिकल्स को वितरित या प्रेषित करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप इन आर्टिकल्स को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रख सकते हैं। सेम आप इनको ऑफिस ऑफ डिलीवरी में वितरण डाकघर में भी रोक कर रख सकते हैं, लेकिन पार्सल को वितरण डाकघर में नहीं रोका जाएगा। पार्सल को अगर रोकना है तो सिर्फ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में रोक सकते हैं, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में नहीं। तो ऐसे आर्टिकल्स को आप ऑफिस ऑफ डिलीवरी में भी रोक सकते हैं, लेकिन वहां पर 1 दिन की अवधि के लिए नहीं रोका जाएगा। वहां तक सिर्फ अगले वितरण तक इनको रोका जा सकता है। अब कुछ ऐसे डाकघर होते हैं जहां पे 1 दिन में 1-2 बार
वितरण का काम होता है। तो अगर पहली बार वितरण के समय आपने आर्टिकल को रोक लिया, कौन सा सैंपल पैकेट या बुक पैटर्न, तो दूसरी बार वितरण के समय इनको वितरण के लिए जारी किया जाएगा। तो इस तरह से आप बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट या पार्सल को ऑफिस और पोस्टिंग में अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रख सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को नहीं रोका जाएगा क्योंकि ये भी बुक पैकेट के साथ आते हैं। और ये जो मैक्सिमम अवधि होगी 1 दिन की। अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, तो आप बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट को रोक सकते हैं, पार्सल यहाँ पे नहीं रोके जाएंगे। और इनको अगर ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोका जाएगा तो अधिकतम अगले वितरण की अवधि तक रोका जाएगा। क्लोज नंबर 91 है फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाकियों द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन एडिशन टू देयर रेगुलर डिलीवरी वर्क, विलेज पोस्टमैन कैरी, अपने नियमित वितरण कार्य के अलावा ग्रामीण डाकिया अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें ले जाता है। तो जो भी रेगुलर डिलीवरी वर्क होता है डाकियों का, उसके अलावा जब भी अपनी गश्त में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकटों या स्टेशनरी का छोटा सा स्टॉक अपने साथ लेकर जाते हैं। कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स लाइक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, इस तरह के जो भी आवश्यक प्रपत्र होते हैं उनको भी अपने साथ लेके जाते हैं। मनी ऑर्डर फॉर्म अपने साथ लेके जाते हैं। तो विलेज पोस्टमैन या ग्रामीण डाकिया अपने नियमित वितरण कार्य के अलावा अपने साथ डाक टिकटों या स्टेशनरी का छोटा सा स्टॉक, कॉमनली रिक्वायर्ड मतलब सामान्य रूप से जो आवश्यक फॉर्म होते हैं जैसे एडी फॉर्म वगैरह, वो अपने साथ लेके जाते हैं। मनी ऑर्डर फॉर्म अपने साथ लेके जाते हैं। विलेज पोस्टमैन आर आल्सो ऑथराइज्ड टू यू बुक रजिस्टर्ड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। उसके बाद ग्रामीण डाकियों को और क्या करने के लिए अधिकृत किया जाता है, पंजीकृत लेखों या पंजीकृत पोस्ट कार्डों की बुकिंग के लिए भी उनको अधिकृत किया जाता है। जो भी उनको प्रेषित करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी उनको डिस्पैच करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और जिनके लिए वे इशू रसीद भी इशू या जारी कर सकते हैं। तो विलेज पोस्टमैन क्या कर सकते हैं, उनको अधिकृत किया जा सकता है कि डिस्पैच या प्रेषण के लिए उनको जो भी लेटर या पोस्ट कार्ड प्रस्तुत किए जाएंगे उनकी अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो उनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए वो रसीद भी जारी कर सकते हैं। कलेक्ट लेटर टेंडर टू देम फॉर डिस्पैच, उसके बाद अब विलेज पोस्टमैन है, जब वो वितरण का काम करने जाएगा तो अगर विलेज पोस्टमैन को कोई व्यक्ति आर्टिकल या लेटर देगा कि आपने ये लेटर पोस्ट कर देना है, तो उन लेटर्स को एकत्र करने के लिए भी उनको अधिकृत किया जाता है। क्लोज नंबर 93 है सर्विसेज विच कैन नॉट बी क्लेम्ड, ऐसी सेवाएं जिनके लिए आप दावा नहीं कर सकते। Post office officials are absolutely forbidden to affix stamps to letters or other articles brought to post office. डाक घर के अधिकारियों को डाक घर में लाए गए पत्रों या अन्य लेखों पर टिकट लगाने की पूरी तरह से मनाही होती है। तो पोस्ट ऑफिस में आकर कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बोल सकता कि मेरे आर्टिकल के ऊपर आप डाक टिकट चिपका दीजिए। ये पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को ऐसा करने से बिल्कुल मना किया जाता है कि आपने किसी के द्वारा भी लाए गए पत्र या अन्य लेखों पर डाक टिकट नहीं लगाने हैं। दे आर आल्सो नॉट बाउंड टू गिव चेंज, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जो डाकिये होते हैं वो छुट्टे पैसे देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं, टू वेट फॉर दी पब्लिक, वे जनता के जो आर्टिकल होते हैं, ठीक है, पब्लिक लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स, तो लोगों के जो पत्र या अन्य लेख होते हैं उनका वजन तोलने के लिए भी उनको मनाही होती है। एक्सेप्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल्स विच आर वेड फॉर बीइंग एक्सेप्टेड, लेकिन ऐसे आर्टिकल जिनको एक्सेप्ट करने के लिए उनके वजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या पार्सल्स हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल या पार्सल भेजा जाएगा तो उसके वजन के अनुसार उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, तो इसके लिए आपने उनके वजन को तोलना होता है, तो ये पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स करेंगे। आर्टिकल्स फॉर दी सरचार्ज मेल सर्विस वेदर रजिस्टर्ड और नोट, उसके बाद
और क्या करेंगे, हवाई डाक सेवा के लिए अधिभारित लेख चाहे वो पंजीकृत हो या ना हो, उनका वजन भी डाकघर के अधिकारियों के द्वारा तोला जाएगा। तो कौन सी चीज़ें करने के लिए पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स को मना किया जाता है? लेटर्स के ऊपर डाक टिकट लगाने से मना किया जाता है, जो भी पोस्ट ऑफिस में लाए जाते हैं, या फिर वो छुट्टे पैसे देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, और जनता के द्वारा लाए गए पत्रों या अन्य लेखों का वजन तोलने के लिए भी वो बाध्य नहीं होते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या पार्सल्स के मामले में जिनको एक्सेप्ट करने के लिए उनके वजन के बारे में पता होना चाहिए, उनका वजन पोस्टल ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है, और साथ में जो सरचार्ज एयरमेल सर्विस के माध्यम से आर्टिकल आपने भेजने होते हैं, उनके लिए भी वजन तोलना आवश्यक होता है। क्लोज नंबर 94 है एक्सेप्टेंस ऑफ चेक्स, चेक स्वीकार करना। चेक्स विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक इन एनी पोस्टल ट्रांजैक्शन, किसी भी डाक लेन देन में जनता के चेक स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन इसमें शर्त क्या है? चेक ड्रॉन ऑन बैंक्स सिचुएटेड इन द सेम प्लेस एट द पोस्ट ऑफिस, चेक जिस डाक घर में प्रस्तुत किए जाते हैं उसी स्थान पर स्थित बैंक से आहरित किए जाने चाहिए। सबसे पहली ऑप्शन में बताया गया कि चेक जो आपने जिस डाक घर में प्रस्तुत करने हैं उसी स्थान पर स्थित बैंक से उनको आहरित किया गया होना चाहिए। Checks are presented at those banks which are included in list of banks furnished by head of circle। अब head of circle क्या करता है? बैंकों की एक सूची बनाता है, उस सूची में जो जो बैंक दिए जाएंगे, जो जो बैंक शामिल होंगे, उन्हीं बैंकों में जाके आप चेकों को प्रस्तुत करेंगे। The amount of each such check is not less than 20 रुपीज, और प्रत्येक चेक की राशि 20 रुपए से कम नहीं होगी। अगर 20 रुपए से कम की राशि का भुगतान करना है तो उसके लिए चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। 20 रुपए से ज़्यादा की राशि के लिए ही चेक स्वीकार किए जाएंगे। Bank concerned gives a guarantee on stamped paper and in such form as prescribed by Director General renewable every 3 years। संबंधित बैंक स्टैम्प पेपर पर गारंटी देता है और इसको नवीकृत कब किया जाता है? हर 3 साल में नवीकृत किया जाता है। नोट एक्सेप्टेड चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक हुज गारंटीज हैव एक्सपायर्ड, उन बैंकों में आहरित चेक जिनकी गारंटी समाप्त हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, जब तक उनका नवीकरण नहीं किया जाता उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पोस्टमैन नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट चेक्स, ओनली एक्सेप्ट एट पोस्ट ऑफिस काउंटर, डाकिये जो है वो चेक स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। चेक के माध्यम से अगर आपने पेमेंट करनी है तो पेमेंट 20 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए और उसको पोस्ट ऑफिस काउंटर पर किया जाएगा, तभी वो चेक स्वीकार किया जाएगा। डाकिया चेक स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं होता है। चेक एक्सीडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ गारंटी नॉट एक्सेप्टेड, कोई भी चेक जो कि कुल राशि गारंटी जो भी दी गई है उसकी कुल राशि से ज़्यादा की राशि का है उसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। गारंटी रिमेन इन फोर्स फॉर 3 ईयर्स, जो भी गारंटी दी जाएगी वो 3 साल तक लागू रहेगी। एक्शन टू एनफोर्स अ क्लेम अंडर दिस गारंटी फाइल्ड और टेकन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ चेक, चेक के संबंध में इस गारंटी के तहत किसी भी दावे को लागू करने के लिए कोई भी अगर आपने मुकदमा या कार्यवाही करनी है तो चेक की तारीख से वो 6 महीने के भीतर भीतर आपको फाइल करनी होगी, दर्ज करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 95, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज, देय राशि के भुगतान की नवीनतम तिथि। Mehendi, last day for the payment of any postal dues or for the receipt of some dues from the post office falls on Sunday or post office holiday, the next working day shall be taken as the last day for such transactions। जब भी किसी डाक दे राशि के भुगतान में या डाक घर से दे राशि की प्राप्ति का अंतिम दिन रविवार या डाक घर अवकाश के दिन आता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे को उस डाक लेन देन के लिए अंतिम दिवस के रूप में माना जाएगा। अब मान लीजिए आपने क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में किसी ड्यू राशि का भुगतान करना है या फिर कोई भी आपने चार्जेस ड्यू चार्जेस पोस्ट ऑफिस से लेने हैं, तो इस तरह के जो भी चार्जेस का भुगतान है अगर उसके लिए जो लास्ट डेट है वो किसी संडे वाले दिन आ जाती है या डाकघर अवकाश वाले दिन आ जाती है तो उन ड्यू चार्जेस के भुगतान के लिए जो अंतिम तिथि होती है वो नेक्स्ट वर्किंग डे तक बढ़ जाती है, तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे लास्ट डे माना जाएगा। आज की वीडियो में बस हम यही करेंगे और यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।
तो इसमें भी 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सजेशन और कंप्लेंट बुक के बारे में, शिकायतें आपने किसको और किस तरह से संबोधित करनी है। फिर उसके बाद सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर भी इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ कंप्लेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद आपके पास जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइसेंस जो चाहिए पोस्ट स्टैम्प्स के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो हमने किया कि विलेज पोस्टमैन क्या क्या रूरल एरियाज में फैसिलिटीज़ देते हैं, और साथ में जो सर्विसेज क्लेम नहीं की जा सकती, या फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि किसी भी पेमेंट ड्यू के लिए लेटेस्ट डेट या नवीनतम तिथि कौन सी रहेगी। तो इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं जो आपको अच्छे से करनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर पोस्टल एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको किसी भी तरह की बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बुक ले सकते हैं। आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।